इस लड़के को एसोसिएशन के अपने ही एसएस रैंक हंटर ने एक डी रैंक डंजन में भेजा था। ये बात इतनी अजीब थी कि पार्टी लीडर तक सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये दुबला पतला लड़का है कौन। सभी लोग अपना परिचय दे ही रहे थे कि तभी एक लड़की ने अचानक नायक के गाल पर किस कर दिया और बोली कि वो इसी तरह लोगों का अभिवादन करती है। मुझे तो ये थोड़ा अजीब लगा और लगता है नायक को भी ऐसा ही लगा था क्योंकि वो इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं था। बाद में उसी डंजन में उसने उसी लड़की को एक विशाल बॉस से बजाया। जाहिर है इतनी बड़ी मदद के बाद छोटे से शॉर्ट्स पहने वो लड़की शर्म से लाल हो गई। वो पहले ही उस जवान लड़के पर फिदा हो चुकी थी, खासकर तब जब उसने अकेले ही पूरा डंजन साफ कर दिया। अगले दिन एंट्रेंस एग्जाम के दौरान भी लड़की उसी के बारे में सोचती रही। वो उसके लिए पूरी तरह पागल हो चुकी थी। तभी जब एक और ऊंचे रैंक का हंटर उसके साथ फ्लर्ट करने लगा तो अंदाजा लगा उसे बचाने के लिए फिर कौन आ पहुंचा। वही जवान लड़का जो ऐसे कपड़े पहनता था जैसे उसकी उम्र 90 साल हो। उसने उस बदमाश को इतनी आसानी से काबू कर लिया कि गार्ड्स के आने और उसे ले जाने तक वो कुछ कर ही नहीं सका। लेकिन जब उस लड़के ने लड़की को छुआ तो वो उल्टा अंदर ही अंदर खुश हो गई। उसे लगा कि अपनी उम्र के हिसाब से ये लड़का असाधारण रूप से परिपक्व है। असल में उसे रिश्तों वगैरह में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक कि जब एक और खूबसूरत महिला उसके साथ फ्लर्ट करने लगी तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे तो अब शक होने लगा है कि ये आदमी कहीं, लेकिन मैं इसे साबित नहीं कर सकता। सच्चाई ये थी कि उस लड़के की नज़र में ये सारी महिलाएं बस छोटी बच्चियां थीं। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं वही ये भी समझाती है कि वो 120 साल के बूढ़े की तरह कपड़े क्यों पहनता था, क्योंकि वो सच में एक बूढ़ा आदमी था। और वो भी साधारण बूढ़ा नहीं, ये था हंटर ग्वाकपिल लॉन्ग, वो दिग्गज हंटर जिसने 10,000 से भी अधिक डंजन साफ किए थे। और उसकी उम्र सिर्फ 200 साल थी। कम से कम उस जर्जर हालत को देखकर तो यही लगता था जिसमें वो किसी तरह अभी भी जिंदा था। लेकिन आखिर वो दोबारा जवान कैसे हो गया? और अब सारी खूबसूरत लड़कियां उसी के पीछे क्यों पड़ी थीं? ना तो इसमें कोई पुनर्जन्म था, न ही अचानक कहीं से मिली कोई रहस्यमयी शक्ति। अनगिनत डंजन में वर्षों तक लड़ते और अनुभव हासिल करते करते वो बस दोबारा जवान हो गया था। चलो मैं तुम्हें पूरी कहानी शुरुआत से बताता हूं ताकि तुम सब कुछ ठीक से समझ सको। तुम गे क्यों हो? एक दिन हमारी दुनिया पूरी तरह बदल गई जब रहस्यमयी गेट्स के रास्ते राक्षस हमारी दुनिया में आने लगे। उसी समय कुछ इंसानों ने अलौकिक शक्तियां हासिल करके मानवता की सीमाओं को पार कर लिया। उन्हें हंटर कहा जाने लगा क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर से आने वाले राक्षसों को रोकने लगे। एक डंजन का गेट अब तक बंद नहीं हुआ था और कहा जा रहा था कि वो सबसे ताकतवर हंटर्स के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वहां मौजूद भीड़ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक एक आदमी ने गेट से बाहर निकलते हुए किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया। अगले ही पल वो व्यक्ति बाहर आया और डंजन बंद होने लगा तो पूरी भीड़ खुशी से झूम उठी। उस हंटर ने पुष्टि कर दी कि उसने डंजन को सफलतापूर्वक जीत लिया है। वो कोई और नहीं बल्कि दिग्गज हंटर ग्वाक पिल्सन था जिसने 60 साल की उम्र में भी अनगिनत गेट बंद किए थे। लेकिन अचानक एक दिन ये शक्तिशाली हंटर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसके पीछे बस उसकी अविश्वसनीय ताकत और कारनामों की कहानियां रह गईं। उसके गायब होने के 10 साल बाद एक बूढ़े आदमी ने दावा किया कि वही असल में महान हंटर ग्वाक पिल्सन है। लेकिन जब उस जवान आदमी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो बूढ़ा बुरी तरह चिढ़ गया। वो आदमी फिर अपने साथी से शिकायत करने लगा कि ये बूढ़ा खुद को ग्वाक पिल्जॉन समझता है। उसने कहा यह सरासर बकवास है क्योंकि कोई भी दिग्गज हंटर इस नर्सिंग होम में पड़ा नहीं रह सकता। मगर उसके दोस्त ने कहा कि यह संभव ही तो हो सकता है, आखिर दोनों का नाम और उम्र एक ही है। ये सुनकर दोनों ने मान लिया कि शायद ये बूढ़ा अपनी जवानी में कोई कॉमेडियन रहा होगा। फिर वे बातें करने लगे कि अगर वे हंटर होते तो उन्होंने ऐसी नौकरी कभी स्वीकार नहीं की होती और बाद में कहीं बटकर ड्रिंक पीने चलना चाहिए। तभी उनमें से एक की नज़र एक बेहद थके हुए आदमी पर पड़ी। वो तुरंत उसकी हालत देखने के लिए दौड़ा, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए क्योंकि कमरे के भीतर अचानक एक विशाल चींटी प्रकट हो गई थी। उस विशाल चींटी ने आदमी की गर्दन पकड़ ली। वो मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता उस विशाल कीड़े ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। नर्स ये भयानक दृश्य देखकर डर के मारे कांपने लगा। इसके बाद चींटी ने दूसरे आदमी को मारने के लिए उसकी ओर रुख किया, लेकिन तभी हथियारबंद व्यक्ति हवा में उछला और उसने उस घिनौने राक्षस के सिर में चाकू घोंप दिया। वो आदमी ये देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्वाक पिल्सन था। ग्वाक पिल्सन ने उसे तुरंत वहां से भागने को कहा। फिर उस दिग्गज हंटर ने नर्स से कहा कि वो सभी लोगों को वहां से निकाल दे क्योंकि चींटियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वो नहीं चाहता था कि नर्स अपनी जान जोखिम में डाले क्योंकि अब उसे इन राक्षसों का सामना अकेले करना था। ग्वाक पिल लॉन्ग ने उसे भरोसा दिलाया कि वो अपनी सीमा से आगे कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर उस नर्स को यकीन हो गया कि यही असली ग्वाक पिल्सन है। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल उठने लगा, आखिर इतना महान हंटर नर्सिंग होम में कर क्या रहा था? सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन पोर्टल से विशाल कीड़े लगातार बाहर निकलते रहे। ग्वाक पिल लॉन्ग चुपचाप उन्हें देखता रहा। वो सोच रहा था कि आखिर एसोसिएशन ने इस गेट के खुलने की खबर कैसे नहीं पकड़ी। तभी एक राक्षस की नज़र उस पर पड़ी और उसने बाकी चींटियों को सावधान करने के लिए जोरदार चीख मारी। बूढ़े आदमी को खोज लेने के बाद राक्षसों ने उस पर हमला करने का फैसला किया। बूढ़े आदमी ने भी देर नहीं की और ऊपर से छलांग लगाकर चींटियों पर टूट पड़ा। उसने पहली चींटी के सिर में अपना चाकू घोंप दिया। तभी उसने पीछे से एक और चींटी को उसे काटने के लिए झपटते देखा। उसने तुरंत मौत के उन जबड़ों से खुद को बचाते हुए छलांग लगाकर हमला टाल दिया। इन कीड़ों की हरकतों से ग्वाक पिल्लौंग अब बुरी तरह चिढ़ चुका था
और फिर हमारे नायक ने अपनी रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू के एक ही वार से 4 विशाल चींटियों को काट डाला। कुछ ही पलों बाद ग्वाक पिल्लोंग उन विशाल राक्षसों के लाशों के बीच अकेला खड़ा था, लेकिन कुछ चींटियों को मारने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगी थी। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि वो सच में बूढ़ा हो चुका था। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, काश वो फिर से जवान हो जाता। तभी उसे पीछे से किसी चीज के हिलने की आवाज सुनाई दी। बूढ़े आदमी ने पलटकर देखा तो उसके ठीक पीछे एक विशाल प्रेइंग मैंटिस खड़ी थी। ये देखकर वो घबरा गया और उसने उस कीड़े से पूछा कि क्या वही इन सभी राक्षसों का बॉस है। लेकिन उस बेजान सी आंखों वाले राक्षस ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे बूढ़े पर हमला कर दिया। उसने ग्वाक पिल्लोंग को उठाकर एक विशाल चट्टान से दे मारा। ये दुश्मन पहले वाले राक्षसों से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ग्वाक पिल्लोंग हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर मैंटिस ने उसके शरीर में अपने दांत गाड़ने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन जैसे ही वो पहला वार करने वाला था, बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा कि उस राक्षस का मुंह बेहद घिनौना है। अगले ही पल नायक ने छलांग लगाई और मैंटिस के सिर में चाकू घोंप दिया। दर्द से तड़पता हुआ वो कीड़ा ग्वाक पिल्सन को अपने सिर से गिराने के लिए उसे पास के पेड़ों से बार बार दे मारने लगा। आखिरकार जब मैंटिस हिलना बंद हो गया तो ग्वाक पिल्सन ने मान लिया कि अब वो और लड़ने की हालत में नहीं है। उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आखिरी वार कर दिया। इस तरह वो विशाल प्रेइंग मैंटिस आखिरकार मारा गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर हंटर को खुशी हुई कि उसकी युद्ध कला अभी पूरी तरह कुंद नहीं हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो खांसने लगा। बेहद थका हुआ बूढ़ा आदमी आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। ग्वाक पिल्लोंग भी वहीं बेहोश होकर ढह गया। पीलोंग को एहसास हो गया कि अब उसका शरीर और ज्यादा नहीं झेल सकता। वो सोचने लगा कि 10 साल पहले यही कीड़े उसके लिए कितने आसान होते, और ये सोचकर उसे अजीब सी हंसी आ गई कि आखिर एक असली हंटर की तरह दर्दनाक मौत मरना ही उसके किस्मत में लिखा है। लेकिन तभी अचानक एक नोटिफिकेशन ने उसका ध्यान खींच लिया। सिस्टम ने उसे इस डंजन को जीतने के लिए बधाई दी थी। इसके बाद पीलोंग की दिलचस्पी और बढ़ गई, क्योंकि सिस्टम ने बताया कि डंजन को पूरा करने की उसकी इच्छा पूरी की जाएगी। अगले ही पल उसे देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, एक ऐसा आशीर्वाद जो उसे अनंत जीवन देने वाला था। उसके साथ ही उसके शरीर में बदलाव शुरू हो गया। उधर गेट धीरे धीरे बंद होने लगा और कुछ लोगों ने यह नज़ारा देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ लगा दी। कुछ समय बाद वो बूढ़ा एक महिला की आवाज़ सुनकर जागा। उलझन में पड़े ग्वाक पिल्सन ने पूछा कि वो आखिर कहाँ है। वो महिला एक नर्स थी। उसने बताया कि बंद होते गेट के सामने लगभग मरणासन्न हालत में मिलने के बाद उसे राजधानी के इस अस्पताल में लाया गया था। नर्स ने उससे उसकी पहचान बताने को कहा तो बूढ़े ने अपना नाम और जन्म का साल बता दिया। जन्म का साल सुनते ही नर्स के चेहरे पर हैरानी छा गई। ये देखकर हमारा नायक चिढ़ गया और उसने जोर देकर कहा कि भले ही वो देखने में जवान लग रहा हो, लेकिन उसकी उम्र 83 साल है। ये सुनकर नर्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा जवान दिखने वाला आदमी वास्तव में बूढ़ा है। उसने फिर से यही बात दोहराकर नर्स को और चढ़ा दिया। ग्वाक पिल्लोंग ने सोचा कि शायद नर्स इसलिए हैरान है क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से 70 साल के किसी व्यक्ति जैसा दिखता है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। वो देखने में मुश्किल से 20 साल का लग रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक अपने ही प्रतिबिंब पर पड़ी। वो घबराकर तुरंत आईने की ओर दौड़ा और अपनी नई शक्ल देखकर उसके होश उड़ गए। उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर नर्स ने मान लिया कि शायद चोट लगने के कारण उसके दिमाग पर असर पड़ा है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने चली गई। जबकि ग्वाक पिल्सन अभी भी अपने नए रूप को देखकर सदमे में था, तभी उसे होश आने से पहले हुई सारी घटनाएं याद आने लगी और उसे समझ आया कि ये कोई भ्रम नहीं था। बूढ़े आदमी को याद आया कि कुछ लोगों को डंजन साफ करने के बाद नई स्किल्स हासिल हुई थीं, लेकिन उसने कभी किसी आशीर्वाद के बारे में नहीं सुना था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि इस आशीर्वाद ने उसकी खोई हुई जवानी ही वापस लौटा दी थी। काफी देर तक सोचने के बाद ग्वाक पिल्सन ने अस्पताल में पड़े रहने के बजाय खुद इस रहस्य का जवाब खोजने का फैसला किया। जब नर्स वापस लौटी तब तक वो जवान दिखने वाला आदमी वहां से गायब हो चुका था। इस समय ग्वाक पिल्सन एक विशाल गगनचुंबी इमारत के सामने खड़ा था। उसे याद आया कि पिछले 10 सालों से उसने एसोसिएशन में कदम तक नहीं रखा था। जैसे ही वो इमारत के अंदर दाखिल हुआ, दिग्गज हंटर ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। ग्वाक पिल्सन ने एक व्यक्ति से मदद मांगी और बताया कि उसे एसोसिएशन के साथ कुछ जरूरी काम निपटाना है। उस व्यक्ति ने एक अजीब सी मशीन की ओर इशारा किया और बताया कि अपनी बारी आने के लिए उसे पहले एक टिकट लेना होगा। लेकिन 83 साल के इस बूढ़े को ऐसी मशीन चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसके पीछे लोगों की एक चिढ़ी हुई लाइन लग गई। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक लंबे चौड़े आदमी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि वो अपनी बारी उसे दे दे, क्योंकि उसके पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है। वहां मौजूद कुछ हंटर्स ने उस आदमी को पहचान लिया। वो मेडूस का सी रैंक का मशहूर मुसीबतखोर था। लेकिन सबकी हैरानी के बीच जवान दिखने वाले ग्वाक पिल्सन ने ही उसे डांटना शुरू कर दिया और कहा कि उसे भी बाकी लोगों की तरह लाइन में इंतजार करना चाहिए। इससे वो आदमी और भड़क गया और उसने नायक की शर्ट पकड़ ली। तभी एक बेहद विशाल और दबदबे वाली शख्सियत ने दोनों के बीच आकर उन्हें रोक दिया।
उसने साफ शब्दों में कहा कि एसोसिएशन के अंदर लड़ाई करना सख्त मना है। वहां मौजूद कुछ लोग उसे देखते ही हैरान रह गए, क्योंकि वे उसे एस रैंक हंटर पार्क सेक्योन के रूप में पहचानते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी एस रैंक हंटर को देख रहे थे। वो लंबा हंटर इस बात से चढ़ा हुआ था कि एसोसिएशन व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके जैसे रैंक वाले व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। भीड़ में लोग उसकी लंबाई और जबरदस्त कदकाठी को लेकर फुसफुसाने लगे। सबको लग रहा था कि वो मर्दानगी की पराकाष्ठा है, और भले ही वो दिखावे में तारीफ से परेशान होने का नाटक करता था, असल में उसे मर्दाना कहे जाने पर बहुत गर्व होता था। तभी ग्वॉक पिलोंग ने कहा कि ये एस रैंक हंटर उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसे उस लंबे हंटर की पहचान याद आ गई। वो था पार्क डेविन। ये नाम सुनते ही ग्वॉक पिल्सन खुद भी हैरान रह गया, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकने वाला था उस एस रैंक हंटर का चेहरा, क्योंकि किसी ने उसके पुराने नाम से पुकार दिया था। वहां मौजूद हंटर्स तुरंत आपस में कानाफूसी करने लगे कि इस एस रैंक हंटर को पार्क डेविन नाम से कौन बुला रहा है। ग्वॉक पिल्सन ने सहजता से कहा कि वे दोनों बहुत लंबे समय बाद मिले हैं, और ये देखकर भी टिप्पणी कर दी कि पार्क अब कितना बूढ़ा दिखने लगा है। ये सुनते ही एस रैंक हंटर झुंझलाहट से कांपने लगा, क्योंकि भीड़ अब उसके पुराने नाम को लेकर बातें कर रही थी। असल में 10 साल पहले एस रैंक हंटर बनने के बाद डेविन ने फैसला किया था कि अब उसे एक ज्यादा गंभीर और प्रभावशाली नाम अपनाना चाहिए। इसलिए उसने अपना नाम बदलकर पार्क सीएफ चीन रख लिया था। लेकिन इस जवान दिखने वाले आदमी ने सबके सामने उसका असली नाम पुकार दिया था, जिससे वो बुरी तरह नाराज था। तभी ग्वॉक पिल्सन अपने पुराने परिचित से एक मदद मांगने ही वाला था कि अचानक पार्क डेविन ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी पहचान बताने का आदेश दिया। लेकिन ग्वॉक पिल्सन ने उसकी बात मानने के बजाय उल्टा उसे ताना मार दिया कि उम्र बढ़ने के साथ उसने अपनी शालीनता भी खो दी है। फिर उसने याद दिलाया कि इतने बड़े जमावड़े के सामने वे एसोसिएशन की इमारत के अंदर लड़ नहीं सकते। अचानक हुए अपने गुस्से की माफी मांगने के बाद पार्क डेविन ने उसे एक ज्यादा उपयुक्त जगह पर चलने को कहा, लेकिन उसकी आंखों में भरी खतरनाक चमक ने साफ चेतावनी दे दी कि ग्वॉक पिल्सन ने भागने के बारे में सोचने की भी कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये देखकर नायक भी थोड़ा असहज हो गया। वे दोनों एक विशाल और खाली जगह पर पहुंचे। ग्वॉक पिल्सन ने पूछा कि आखिर ये जगह है क्या। एस रैंक हंटर ने बताया कि यह हंटर्स के अभ्यास और स्पैरिंग के लिए बनाई गई जगह है। इसके बाद उसने फिर नायक से अपनी असली पहचान बताने और ये खुलासा करने को कहा कि उसे पुराना नाम कहाँ से पता चला। तब जवान दिखने वाले व्यक्ति ने खुद को महान हंटर ग्वॉक पिल्सन के रूप में पेश किया और बताया कि हाल ही में हुई एक घटना के कारण उसकी खोई हुई जवानी वापस आ गई है। लेकिन लंबा हंटर उसकी बात बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। उसे लगा कि यह जवान आदमी जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा है। पार्क डेविन ने कहा कि उसने उसे एक मौका दिया था, लेकिन अब वो सच खुद उसके मुंह से निकलवाएगा। उसने अपनी मुट्ठी में मन को केंद्रित किया और नायक को पीटकर सच उगलवाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने मुक्का चलाया, ग्वॉक पिल्सन ने उसे आसानी से चकमा दे दिया और उल्टा उसे डांटते हुए कहा कि इतनी उम्र में भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसकी इस अविश्वसनीय फुर्ती ने एस रैंक हंटर को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। बूढ़े आदमी ने उसे समझाया कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान को अपना गुस्सा काबू करना सीख लेना चाहिए। लेकिन पार्क डेविन ने कहा कि सिर्फ अपने सामने खड़े इस आदमी को देखकर ही उसकी असली पहचान जानने की इच्छा और भी बढ़ गई है। अब वो पूरी गंभीरता से लड़ने वाला था। अगले ही पल एस रैंक हंटर ने अपनी स्किल एक्टिवेट कर ली। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक भयानक युद्ध भेड़िए जैसे राक्षस में बदल गया। उस राक्षस ने कहा कि अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और पूरी ताकत से हमला करेगा। इसके साथ ही वो ग्वॉक पिल्सन की ओर झपटा और उसे दोबारा अपने हमलों से बचकर दिखाने की चुनौती दी। नायक के पास आने वाले वार को रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने किसी तरह उस हमले को ब्लॉक कर लिया, लेकिन इस नई ताकत को देखकर वो भीतर ही भीतर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तभी उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ। युद्ध भेड़िए ने चेतावनी दी कि उसका अगला हमला दर्दनाक होने वाला है। इसके बाद पार्क डेविन ने अपने विशाल पंजों से हवा को चीरते हुए वार किया और वो हमला सीधे हमारे नायक की ओर बढ़ गया। पार्क डेविन के पंजों के वार ने ग्वॉक पिल्सन को कई जगहों पर घायल कर दिया और वो हवा में उछलता हुआ सीधे एक दीवार से जा टकराया। ये देखकर संतुष्ट एस रैंक हंटर को लगा कि शायद वो जरूरत से ज्यादा जोश में आ गया था। लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब मुस्कुराते हुए ग्वॉक पिल्सन ने कहा कि अब ये लड़ाई शांति से खत्म नहीं हो सकती। उसने अपना पैर मजबूती से जमीन पर जमाया और अगले ही पल दिग्गज हंटर उस राक्षस की ओर बिजली की गति से दौड़ पड़ा। पार्क डेविन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी एस रैंक ताकत उस जवान दिखने वाले आदमी की त्वचा तक को खरोच नहीं सकी। तभी ग्वॉक पिल्सन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद उसका मुक्का थोड़ा चुप सकता है, और अगले ही पल उसने पार्क डेविन के जबड़े पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। वार इतना जबरदस्त था कि एस रैंक हंटर हवा में उछल गया और काफी दूर जाकर जमीन पर आ गिरा।
कुछ समय बीत गया, लेकिन वो वेयरवुल्फ बिल्कुल नहीं हिला। ये देखकर ग्वाक पिल्सन बेचैन हो गया। उसके मन में डर पैदा हुआ कि कहीं उसने गलती से उसे मार तो नहीं डाला। उसी दौरान युवा पार्क डेबिन को अपने 20वें दशक की एक पुरानी बात याद आई। तब वो सोचता था कि हंटर बस ताकतवर जंगली लोग होते हैं, जिनमें सुंदरता नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन अब उसके सामने विशाल राक्षसों की लाशों के ढेर पर बैठा ये बूढ़ा आदमी उसे पूरी तरह अलग नजर आ रहा था। इस व्यक्ति से मिलने के बाद युवा पार्क डेबिन को पहली बार अपने गुरु की असाधारण शक्ति का असली अर्थ समझ में आया। उसके लिए वो शक्ति सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि किसी भव्य और अद्भुत सुंदरता की तरह थी। तभी बेहोश पड़ा आदमी धीरे धीरे होश में आने लगा। जैसे ही एस रैंक हंटर ने अपनी आंखें खोलीं, उसे बूढ़े आदमी का असली चेहरा दिखाई देने लगा। ये देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। अगले ही पल उसने खुद को उसी जवान दिखने वाले आदमी के सामने पाया, जो उसे जिंदा देखकर राहत की सांस ले रहा था। ग्वाक पिल्सन ने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया और कहा कि उसने इस तरह उस पर हमला क्यों किया। उसने नाराज होकर याद दिलाया कि उसने उससे इससे बेहतर व्यवहार करना सिखाया था। तभी पार्क डेबिन को आखिरकार यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ा आदमी सच में वही दिग्गज हंटर है। लेकिन ये सच्चाई जानकर भी ग्वाक पिल्सन उससे खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके रवैये से चिढ़ गया। कुछ ही देर बाद हमारे नायक ने उसे पूरी घटना विस्तार से समझा दी कि आखिर वो इस हालत में कैसे पहुंचा और उसकी जवानी कैसे वापस आई। पार्क डेबिन इस रहस्यमयी आशीर्वाद के बारे में सुनकर काफी उत्सुक हो गया। उसके अनुसार आशीर्वाद ऐसी क्षमताएं होती हैं जो स्किल्स के विपरीत लगातार सक्रिय रहती हैं। ग्वाक पिल्सन ने बताया कि उसे आशीर्वाद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे ये भी लगा कि पार्क डेबिन भी खुद इनके बारे में बहुत गहराई से नहीं जानता। ये सुनकर लंबे हंटर ने माफी मांगी कि वो अपने पुराने गुरु की ज्यादा मदद नहीं कर सकता। तभी ग्वाक पिल्सन की नज़र पार्क डेबिन पर पड़ी, जो अपने शरीर को देखकर इतना खुश हो रहा था कि उसे अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं थी। ग्वाक ने उसे तुरंत शर्ट पहनने को कहा। पार्क डेबिन ने बताया कि राक्षस में बदलते समय उसके कपड़े फट गए थे। बूढ़े आदमी ने उसे समझाया कि उसे अपनी हालत के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आखिर ये गेट से भरी दुनिया पहले ही बहुत अजीब हो चुकी थी। उसके लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी जवानी वापस आ गई थी। इस बात से बेहद खुश एस रैंक हंटर ने ग्वाक पिल्सन से एसोसिएशन में वापस लौटने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर दिग्गज हंटर की वापसी की खबर सबको मिलेगी तो बहुत से लोग बेहद खुश होंगे। लेकिन जैसे ही बूढ़े आदमी ने उसे उसके पुराने नाम से पुकारा, माहौल अचानक बदल गया। पार्क डेबिन ये जानकर हैरान रह गया कि ग्वाक पिल्सन अपनी वापसी को दुनिया से छिपा कर रखना चाहता था। उसने फिर उससे पूछा कि क्या उसे अपनी अचानक हुई रिटायरमेंट की असली वजह याद है। एस रैंक हंटर उस समय पूरी तरह स्तब्ध रह गया जब उसके गुरु ने उससे तेओंग, पयामिक और जून के नाम याद होने के बारे में पूछा। पार्क डेबिन के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा कि वो उन लोगों को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ग्वाक पिल्सन को याद आया कि कैसे उन लोगों ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी थी, ताकि वो अनगिनत डंजन से जिंदा बाहर निकल सके। पार्क डेबिन ने दृढ़ता से कहा कि अगर वो उस समय वहां होता तो वो भी उनके लिए अपनी जान देने में पीछे नहीं हटता, क्योंकि ग्वाक पिल्सन उनके लिए बेहद कीमती था। लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह गया जब ग्वाक पिल्सन ने बताया कि यही समर्पण उसकी रिटायरमेंट का सबसे बड़ा कारण था। नायक ने समझाया कि एक समय ऐसा आया जब उसके आसपास के लोग उसे जरूरत से ज्यादा पूजने लगे थे। हर डंजन में युवा हंटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर उसके बूढ़े शरीर को बचाते थे, और ये देखकर उसे अंदर से अपराध बोध होने लगा था। ग्वाक पिल्सन को डर था कि अगर वो अब सार्वजनिक रूप से वापस आया तो वही दर्द फिर से दोहराया जाएगा। वो दोबारा अपनी आंखों के सामने उन युवा जिंदगियों को अपने लिए मुरझाते हुए नहीं देख सकता था। अपने गुरु की ये सूझ समझने के बाद एस रैंक हंटर ने उसकी इच्छा का सम्मान करने और उसकी वापसी को गुप्त रखने का फैसला किया। जब पार्क डेबिन ने पूछा कि अब वो आगे क्या करने वाला है, तो बूढ़े ने कहा कि उसने अभी तक इस बारे में पूरी तरह फैसला नहीं किया है। तभी पार्क डेबिन ने बताया कि वो उससे एक मदद मांगना चाहता है। बाद में घने हरे जंगल में ग्वाक पिल्सन ने आसपास देखा और उसे याद आया कि हरे रंग की वर्दी डी रैंक हंटर्स की पहचान थी। उसे ये व्यवस्था काफी पसंद आई, क्योंकि इससे किसी भी हंटर की रैंक तुरंत पहचानना आसान हो जाता था। तभी उसे याद आया कि पार्क डेबिन ने उससे एक डी रैंक रेड में शामिल होकर एक जांच करने में मदद मांगी थी। एस रैंक हंटर ने बताया कि एक चल रही जांच उसे परेशान कर रही थी। वो इसकी पूरी जानकारी तो नहीं बता सकता था, लेकिन ग्वाक पिल्सन की मौजूदगी से उसे काफी राहत मिलती। ग्वाक ने उसकी मदद करने की हामी भर दी।
पार्क डेबिन ने बताया कि अगर हालात बिगड़ गए तो वो अपने गुरु की अपार शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था। ग्वाक पिल्सन अभी ये सोच ही रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आने वाली है जिसमें उसकी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, तभी एक बदतमीज आदमी चलते चलते उससे टकरा गया। ग्वाक पिल्सन ने शांत भाव से कहा कि ऐसी स्थिति में कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए। ये सुनते ही उस गुंडे का साथी भड़क गया। उसने अपने दोस्त की ताकत का बखान किया और कहा कि वो लगभग सी रैंक का हंटर है और हमारे जैसे नए डी रैंक हंटर को उससे डरना चाहिए। वो गुंडा कोई और नहीं बल्कि पूर्व डी रैंक हंटर वैंग स्कॉर्पियन था, जो स्कॉर्पियन गैंग का मुखिया था। उसने हमारे हरे कपड़े पहने नायक से कहा कि अभी भी मौका है, इसलिए उसे वहां से भाग जाना चाहिए। इसके बाद वो तीनों वहां से आगे बढ़ गए और पीछे मुड़कर परेशान बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। उन 3 बदतमीज हंटर्स से मिलने के बाद ग्वाक पिलोंग ने सोचा कि दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो किसी इंसान को सिर्फ पहली नज़र में देखकर उसके बारे में फैसला सुना देते हैं। तभी एक शांत स्वभाव वाले आदमी ने उससे कहा कि उसे उन गुंडों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो नए हंटर्स को परेशान करने के लिए बदनाम थे। उस आदमी ने अपना नाम किम चिलमैन बताया और ग्वाक से उसका नाम पूछा। उसे देखकर किम चिलमैन ने मान लिया था कि वो कोई स्टूडेंट है। जब उसे जवान दिखने वाले नायक का नाम पता चला तो उसने टिप्पणी की कि शायद उसका नाम उसी महान हंटर के नाम पर रखा गया होगा। फिर किम चिलमैन ने उसकी उम्र पूछी। ग्वाक पिल्सन ने सहजता से बता दिया कि वो 80 साल का है, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत बात संभालते हुए कहा कि वो 18 साल का होने वाला है। ये सुनकर किम चिलमैन काफी खुश हो गया, क्योंकि नायक की उम्र उसके बेटे जितनी ही थी। उसने सोचा कि शायद आजकल के युवाओं के लिए रेड्स काफी कमाई वाला काम होगा, तभी वो इतनी कम उम्र में इसमें हिस्सा लेते हैं। किम चिलमैन अपने बेटे के बारे में बताने लगा, जो अपना ज्यादातर समय वीडियो गेम खेलने में बिताता था। ये सुनकर बूढ़े नायक को अंदर ही अंदर विडंबना महसूस हुई। उसने सोचा कि अगर उसके भी कभी बच्चे हुए होते तो आज वो भी उसी की उम्र के होते। तभी दोनों के पास एक बेहद मिलनसार लड़की और उसकी शांत स्वभाव वाली दोस्त आ पहुंची। नारंगी बालों वाली लड़की ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम पाट जी हून है और वो 24 साल की हंटर है। उसने अपनी शांत दोस्त का नाम ली युन जी बताया। इसके बाद वो सीधे हमारे नायक के पास पहुंची, जिससे उसकी उत्सुकता और बढ़ गई और अगले ही पल उसने ग्वाक पिल्सन के गाल पर किस कर दिया। लड़की ने ग्वाक पिल्सन के गाल पर किस करते हुए मुस्कुराकर कहा कि लोगों का अभिवादन करने का उसका यही तरीका है। अचानक बीच उम्र के उस आदमी ने हमारे नायक को आवाज़ देकर कहा कि जवानी वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। ये सुनकर नायक को अंदर ही अंदर विडंबना महसूस हुई, क्योंकि असल में उसकी उम्र इतनी थी कि वो उस लड़की के दादा बन सकता था। तभी अचानक किसी और की आवाज़ ने उसका नाम पुकारा और उसका ध्यान उधर चला गया। सामने एक मुस्कुराता हुआ आदमी सूट पहने खड़ा था, जिसकी कमर पर कटाना लटक रहा था। नाम पूछे जाने पर उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो इस रेड का प्रभारी और सी रैंक हंटर किम जुन था। इसके बाद सभी ने एक दूसरे से परिचय किया। किम ताइगन ने ग्वाक पिल्सन से पूछा कि क्या वो एस रैंक हंटर पार्क डेबिन के करीबी हैं, क्योंकि पार्क डेबिन आमतौर पर किसी हंटर की सिफारिश नहीं करता था। ग्वाक पिल्सन ने तुरंत झूठ बोलते हुए खुद को पार्क डेबिन का दूर का रिश्तेदार बताया। ये सुनकर सी रैंक हंटर किम टाइगन ने अपने अधीन हंटर्स को दोबारा एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया, क्योंकि डंजन में प्रवेश करने से पहले वो सभी को कुछ ज़रूरी बातें समझाने वाला था। किम ताजुन ने खुद को इस अभियान का लीडर बताया। उसने कहा कि उनमें से ज़्यादातर डी रैंक के नए हंटर्स थे और उसका मानना था कि इस तरह के हंटर्स में आगे बढ़ने की बहुत क्षमता होती है। सी रैंक हंटर ने यह भी बताया कि उसे पूरा विश्वास है कि उनमें से कुछ जल्द ही उसकी रैंक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसने चेतावनी दी कि भले ही डी रैंक डंजन आमतौर पर जानलेवा नहीं होते, फिर भी उनके भीतर की परिस्थितियों का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। इसलिए एक सफल रेड के लिए सभी को उसके आदेशों का पालन करना जरूरी था। तभी उन गुंडों में से एक ने कहा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरत रहा है। आखिर ये सिर्फ एक डी रैंक डंजन था। उसकी बात सुनकर बूढ़ा ग्वाक पिल्सन उसे डांटने लगा और बोला कि किसी भी काम में सफलता की पहली शर्त तैयारी होती है। ये बात सुनकर लाल बालों वाला गुंडा और भी चिढ़ गया। तभी किसी ने दोनों के बीच आकर बात रोक दी। वैंग स्कॉर्पियन ने कहा कि उन्हें हमारे नायक के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, क्योंकि उसे डंजन का कोई अनुभव नहीं है। उसके मुताबिक अनुभवी हंटर्स ही असली खतरे को पहचान सकते हैं। ग्वाक पिल्सन की नज़र में ये सुनकर वो गुंडा और उसका साथी बिल्कुल मस्खरे लगने लगे। आखिरकार सभी ज़रूरी बातें समझा दी गईं और अब पार्टी के लिए गेट पार करने का समय आ गया था। सूरज तेजी से चमक रहा था और सामने एक जादुई गेट खड़ा था, जो इस डी रैंक डंजन का प्रवेश द्वार था। जैसे ही वे इसके भीतर दाखिल हुए, ग्वाक पिल्सन और उसके साथी खुद को एक विशाल रेगिस्तान जैसे इलाके में खड़ा पाया।
हंटर पार्क ने मजाक करते हुए कहा कि उसे अफसोस है कि वो सनस्क्रीन लाना भूल गया। वहीं वैंग स्कॉर्पियन ने कहा कि वो इस रेड को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता है ताकि वापस जाकर एक ठंडी ड्रिंक का मजा ले सके। ग्वाक पेलोंग ने इस चिलचिलाती गर्मी वाले रेगिस्तान में कदम रखते ही अपनी जैकेट उतारनी शुरू कर दी। पार्टी लीडर ने घोषणा की कि जैसे ही सभी लोग गेट के अंदर आ जाएंगे वे रेड शुरू कर देंगे। तभी नायक की नज़र स्कॉर्पियन गैंग पर पड़ी, जो रेड खत्म होने के बाद क्या करना है इसकी योजनाएं ऐसे बना रहे थे जैसे उन्हें किसी खतरे की चिंता ही न हो। उनकी ये लापरवाही देखकर ग्वाक पिल्सन ने उन्हें डांट दिया। इस दृश्य ने उसे अतीत की एक घटना याद दिला दी, जब युवा पाक डेबिन एक रेड के बाद बुरी तरह थक चुका था। उस समय उस युवा हंटर ने स्वीकार किया था कि ये रेड उम्मीद से कहीं ज़्यादा कठिन निकली। उसने सोचा था कि गेट छोटा है इसलिए डंजन भी आसान होगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। ये याद करते हुए बूढ़े ग्वाक पिल्सन ने कहा कि इसी वजह से हर रेड में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक पुराने दृश्य में ग्वाक पेलोंग मारे गए बॉस की लाश पर बैठे हुए युवा पाक डेबिन को समझा रहा था कि उसे हमेशा उसकी बात माननी चाहिए। युवा डेबिन ने भी वादा किया था कि वो अपने गुरु की बात मानेगा। वर्तमान में लौटकर नायक ने सोचा कि पुराने समय में डंजन में प्रवेश करते ही हर कोई घबरा जाता था, क्योंकि उस समय डंजन की कठिनाई का अंदाज़ा सिर्फ उसके प्रवेश द्वार के आकार से लगाया जाता था। लेकिन अब एसोसिएशन ने डंजन की कठिनाई मापने का एक आसान तरीका विकसित कर लिया था, इसलिए हंटर्स पहले की तुलना में काफ़ी निश्चिंत हो गए थे। दुनिया में आए इस बदलाव को देखकर ग्वाक पिल्सन ने सी रैंक लीडर से एक ऐसी बात पूछने का फैसला किया जिसने उसकी उत्सुकता बढ़ा दी थी। उसने पूछा कि इस तरह के डंजन वास्तव में कितने कठिन होते हैं। पार्टी लीडर ने मान लिया कि शायद ये उसका पहला डंजन था। उसने समझाया कि डी रैंक डंजन डी रैंक हंटर्स के लिए बिल्कुल सही होते हैं। साथ ही उसने भरोसा दिलाया कि किसी भी समस्या की स्थिति में उसके जैसे सी रैंक हंटर हमेशा मौजूद रहते हैं। ये सुनकर दिग्गज नायक ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हर चीज़ पहले से तय कर रखी है। लेकिन पार्टी लीडर तब चौंक गया जब उस जवान दिखने वाले आदमी ने उससे पूछा कि अगर किसी डंजन की कठिनाई को गलत आंका गया तो क्या होगा। तभी वैंग स्कॉर्पियन ने दोनों की बातचीत में दखल दिया और हमारे नायक से कहा कि अगर वो इतना डरा हुआ है तो भाग जाने में उसकी कोई निंदा नहीं करेगा। उसके एक गुंडे ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि नए आदमी पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। पार्टी लीडर ने फिर से ग्वाक पिल्सन को आश्वस्त किया कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि एसोसिएशन ने डंजन की कठिनाई मापने के लिए खास मीटर बनाया हुआ है। उसके अनुसार ये एक पूरी तरह से सुरक्षित रेट थी। लेकिन नायक अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। तब पार्टी लीडर ने समझाया कि डंजन मीटर का इस्तेमाल पिछले 5 सालों से किया जा रहा है और अब तक उसने किसी भी डंजन की असली कठिनाई को गलत तरीके से नहीं आंका है। ग्वाक पेलोंग ने दोबारा पूछा कि क्या वो सच में इतना भरोसेमंद है। पार्टी लीडर ने इसकी पुष्टि कर दी। तभी जल्द ही सी रैंक बनने का सपना देखने वाला वो हंटर नए लोगों की शिकायत करने लगा कि शुरुआती हंटर्स कितने परेशान करने वाले होते हैं। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने उस अक्खड़ हंटर को फिर डांटना शुरू कर दिया। गुस्से में वैंग स्कॉर्पियन ने ग्वाक पिल्सन की शर्ट पकड़ ली और उसे चुनौती देते हुए कहा कि वो एक बार और उसका विरोध करके दिखाए। लेकिन नायक ने शांत स्वर में उसे सलाह दी कि रेड के दौरान हमेशा सावधान और शांत रहना चाहिए। यह सुनकर वैंग स्कॉर्पियन जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि पहली रेड में तो नए हंटर्स को डर के मारे कांपना चाहिए और उसे यकीन था कि ग्वाक भी इसी हालत में होगा। ग्वाक पिल्सन ने उससे पूछा कि क्या वो उसकी सलाह के पीछे छिपे असली कारण को समझता है। लेकिन तभी पूरी पार्टी की नज़र एक विशाल बैंगनी सांप पर पड़ी। अचानक सामने आए उस राक्षस ने सभी हंटर्स को चौंका दिया। वैंग स्कॉर्पियन तो डर के मारे बुरी तरह घबरा गया। विशाल राक्षस ने हमला करने की तैयारी की और सीधे उसकी ओर झपटा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ग्वाक पिल्सन ने बिजली जैसी तेज गति से अपना चाकू घुमाया और एक ही वार में उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। विशाल सांप की जान उसी पल खत्म हो गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जल्द ही सी रैंक बनने की सोच रहे उस हंटर को समझ में नहीं आया कि अभी हुआ क्या था। ग्वाक पेलोंग ने उसकी ओर देखकर शांत भाव से कहा कि उसे उसकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि जो हंटर सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं वो अक्सर राक्षसों के सबसे आसान निशाने बनते हैं। इतना कहकर नायक वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन वैंग स्कॉर्पियन भीतर ही भीतर बुरी तरह भड़क उठा था। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक जवान दिखने वाला लड़का उसे सुधार रहा है। तभी चिंतित हंटर पार्टी लीडर की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वो सांप सच में डी रैंक का राक्षस था। उसने कहा कि उसने कभी इतना ताकतवर राक्षस नहीं देखा था। पार्टी लीडर को भी ये अजीब लगा, क्योंकि डी रैंक के राक्षस आमतौर पर विशाल कुत्तों या कीड़ों जैसे होते थे। लेकिन ये बैंगनी सांप निश्चित रूप से सी रैंक का राक्षस लग रहा था। ये देखकर पार्टी लीडर के मन में भी चिंता पैदा होने लगी थी। इसी बीच रेगिस्तानी डंजन के किसी दूसरे हिस्से में एक युवा हंटर ने गिल्वो से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। गिल्वो ने अपने साथियों को शांत रहने के लिए कहा और समझाया कि इस समय धैर्य ही उनके बचने का एकमात्र रास्ता है। तभी लड़की ने सुझाव दिया कि वे किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति से मदद मांगे। लड़की ने मदद लेने का सुझाव दिया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद गिल ने मना कर दिया।
उसका मानना था कि ये डंजन बेहद जानलेवा है और यहाँ मौजूद बड़े हंटर्स पर भरोसा करना भी सुरक्षित नहीं है। दोनों इसी बात पर बहस कर रहे थे, तभी किसी रहस्यमयी बैंगनी मौजूदगी ने उनकी आवाज़ सुन ली। अगले ही पल उन युवा हंटर्स के कानों में एक डरावनी चीख गूंजी। दोनों के चेहरे पर डर जम गया, क्योंकि उनके सामने एक विशाल सांप प्रकट हो चुका था और उसकी नज़र सीधे अपने शिकार पर टिकी थी। दोनों आतंक से कांप उठे और जोर जोर से चीखने लगे। अब उनकी जिंदगी उस भूखे राक्षस की दया पर निर्भर थी। दूसरी ओर हमारा नायक तपते हुए रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे चल रहा पार्टी लीडर बेचैन दिखाई दे रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे याद आ रहा था कि लड़की ने उस राक्षस को डी रैंक से कहीं ऊपर का बताया था। वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद शांत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो सांप सी रैंक के राक्षस जैसा ही लग रहा था। फिर उसने ग्वाक पिल्सन की ओर देखा और सोचने लगा कि आखिर ये डंजियन डी रैंक से ऊपर हो ही कैसे सकता है, जबकि अभी अभी अपनी पहली रेड में शामिल हुए एक जवान आदमी ने उस राक्षस को एक ही बार में खत्म कर दिया था। फिर भी उसके मन में एक संभावना उठी। क्या एसोसिएशन ने डंजियन की रैंकिंग गलत कर दी थी? लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। डंजियन मीटर में आज तक कभी गलती नहीं की थी। इसी बीच पसीने से तरबतर वैंग स्कॉर्पियन हांफते हुए कराहने लगा। आखिरकार वो पार्टी लीडर से शिकायत करने लगा कि उन्हें चलते हुए आधा घंटा हो चुका है और अब वे आखिर कब आराम करेंगे। सभी को थका हुआ देखकर टीम लीडर ने उसकी बात मान ली और आराम करने की अनुमति दे दी। ये देखकर बूढ़ा ग्वाक पिल्सन अंदर ही अंदर निराश हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज के युवा सिर्फ 30 मिनट चलने से ही थक गए थे। तभी स्कॉर्पियन बॉस की नज़र दूर उठती हुई किसी चीज़ पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल सभी हंटर्स के सिर के ऊपर एक विशाल बैंगनी सांप दिखाई दिया। ये सांप पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। डरे हुए पार्टी लीडर ने तुरंत सभी को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश दिया और अंदाजा लगाया कि शायद यही डंजियन का बॉस था। विशाल राक्षस धीरे धीरे हंटर्स की ओर बढ़ने लगा। उसे देखते ही जल्द ही सी रैंक बनने की चाह रखने वाले वैंग स्कॉर्पियन ने अपनी कुल्हाड़ी निकाल ली। उसे याद था कि कुछ समय पहले ग्वाक पिल्सन ने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था, इसलिए इस बार वो खुद को साबित करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। पार्टी लीडर के हैरान होने से पहले ही वैंग स्कॉर्पियन आगे बढ़ा और घोषणा कर दी कि वो इस सांप को अकेले मार सकता है। सी रैंक हंटर ने उसे खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वैंग स्कॉर्पियन ने उल्टा बाकी लोगों से कहा कि वे बस उसे ध्यान से देखें और देखें कि वो बॉस को कैसे मारता है। इतना कहते ही वो पूरी ताकत से राक्षस की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी सांप से टकराई, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसका वार उस विशाल राक्षस पर लगभग बेअसर था। ग्वाक पिल्सन ने यह देखकर मन ही मन सोचा कि किसी ऐसे राक्षस पर हमला करना जो पहले से लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो, कितनी मूर्खता है। उसे अब समझ आने लगा था कि इन हंटर्स की सोच कितनी दयनीय थी। तभी विशाल सांप पलटवार के लिए तैयार हो गया। वैंग स्कॉर्पियन को उसी पल लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन जैसे ही राक्षस ने हमला किया, पार्टी लीडर ने तेजी से आगे बढ़कर उसे बचा लिया। उसने तुरंत वैंग स्कॉर्पियन की हालत जांची और ये देखकर राहत की सांस ली कि वो घायल नहीं हुआ था। इसके बाद पार्टी लीडर ने अपने बाकी साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। उसने कहा कि इस ताकतवर राक्षस की जिम्मेदारी अब उसकी अपनी है, क्योंकि इस समय वहां मौजूद लोगों में वही अकेला सी रैंक हंटर था। इतना कहकर सूट पहना हुआ आदमी राक्षस की ओर झपटा, हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपनी कटाना से उसके शरीर पर वार किया, लेकिन अगले ही पल वो भी स्तब्ध रह गया। उसकी तलवार का वार भी वैंग स्कॉर्पियन की कुल्हाड़ी की तरह बेअसर रहा था। तभी किसी ने चिल्लाकर उसे सांप के सिर पर निशाना लगाने को कहा। ये सुनकर हंटर की आंखों में उम्मीद जागी। उसने सही जगह ढूंढी और फिर राक्षस के शरीर को उछलने के लिए स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया। वो हवा में और ऊपर उठा, अपनी पूरी ताकत जुटाई और राक्षस को खत्म करने के लिए अंतिम वार किया। इस बार उसका निशाना बिल्कुल सही लगा। एक ही तेज वार में पार्टी लीडर ने विशाल सांप का सिर धड़ से अलग कर दिया। विशाल राक्षस आखिरकार धराशायी हो गया और पूरी पार्टी ने राहत की सांस ली। ग्वाक पिल्सन तुरंत विजेता के पास पहुंचा और उसकी हालत देखने लगा। पार्टी लीडर ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक था। इसके बाद उसने इस जीत का श्रेय जवान दिखने वाले ग्वाक पिल्सन को दिया। उसने कहा कि अगर ग्वाक ने पहले उस सांप को कमजोर ना किया होता तो शायद वो खुद उसे इतनी आसानी से खत्म ना कर पाता। तभी हंटर पार्क ने पूछा कि क्या अब रेड खत्म हो गई है। पार्टी लीडर को भी यही उम्मीद थी, लेकिन तभी लड़की की आंखों में चिंता दिखाई दी। उसने कहा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बॉस को मारने के बाद भी कुछ असामान्य नहीं हुआ था। ये सुनकर पार्टी लीडर को भी अचानक कुछ अजीब लगा। आखिर बॉस के मारे जाने के तुरंत बाद एसोसिएशन की ओर से डंजियन क्लियर होने की सूचना मिलनी चाहिए थी। तभी उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
चट्टानों के पीछे से 2 और विशाल बैंगनी राक्षस निकल आए। ये बिल्कुल असंभव था। आखिर ये तो डी रैंक डंजियन था, लेकिन जिस राक्षस को उसने एक सी रैंक हंटर होते हुए भी बड़ी मुश्किल से हराया था, वो असली बॉस तक नहीं था। तभी ग्वॉक पिल्सन ने शांत स्वर में कहा कि अब सच्चाई बिल्कुल साफ थी। ये डंजियन डी रैंक से कहीं ऊपर था। लेकिन पार्टी लीडर अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि एसोसिएशन ने डंजियन की रैंकिंग गलत कर दी थी। जैसे जैसे वो और उसके साथी आने वाली लड़ाई के लिए तैयार होने लगे, सी रैंक हंटर का दिमाग इस अजीब स्थिति को समझने में असमर्थ था। तभी बीच उम्र के एक आदमी ने पार्टी लीडर को बताया कि उनके पीछे भी राक्षस आ रहे हैं। अब किम ने आखिरकार सच्चाई स्वीकार कर ली। ये डंजियन डी रैंक से बहुत ऊपर था। उसने तुरंत सभी को वहां से भागने का आदेश दिया। उसके मन में साफ था कि अगर वे यहीं रुके तो कई लोग मारे जा सकते हैं। उन्हें पीछे हटकर मदद और अतिरिक्त हंटर्स बुलाने होंगे। ग्वाक पिल्सन ने उस आदमी की ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अच्छा लगा कि ये युवा हंटर आखिरकार स्थिति की गंभीरता समझते हुए सही फैसला ले रहा है। कुछ देर बाद सभी लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वैंग स्कॉर्पियन की हालत खराब हो चुकी थी। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और आखिरकार टीम लीडर पर चिल्लाने लगा। उसने उसे ताना मारते हुए कहा कि वो अपने रैंक के बावजूद एक डी रैंक डंजियन से भाग रहा है। सूट पहने हंटर ने उसे साफ बताया कि ये डंजियन डी रैंक से बहुत ऊपर था, लेकिन स्कॉर्पियन बॉस अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि जब डंजियन को पहले ही डी रैंक घोषित कर दिया गया था और ग्वॉक जैसे युवा आदमी ने यहाँ के एक राक्षस को इतनी आसानी से मार दिया था, तो आखिर इतना डरने की क्या जरूरत थी। उसकी तेज आवाज सुनकर ग्वॉक पिल्सन ने उसे फिर डांट दिया और शांत रहने को कहा। गुस्से में वैंग स्कॉर्पियन ने कहा कि वो उन सांपों से बिल्कुल नहीं डरता था और पिछली बार बस अचानक हमला होने के कारण चौंक गया था। तभी पास की एक गुफा से आई एक डरावनी आवाज ने उसे चौंका दिया। सभी हंटर्स तुरंत सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि अंधेरे से कोई और राक्षस निकलने वाला है, लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चला कि वो तथाकथित राक्षस कोई राक्षस नहीं, बल्कि मदद की गुहार लगाती हुई एक इंसान थी। वो लड़की बेहद बुरी हालत में थी और उसकी आंखों में मदद की गुहार साफ दिखाई दे रही थी। हंटर पार्क तुरंत उसकी ओर दौड़ा और उसकी हालत देखने लगी। लड़की ने कांपती हुई आवाज में हंटर से अपने दोस्त को बचाने की विनती की। उसे पकड़े हुए हंटर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या था। तब उस युवा लड़की ने बताया कि वो और उसकी दोस्त एक विशाल सांप के अचानक हमले का शिकार हो गए थे और उसकी दोस्त को बचाने की कोशिश में वो घायल हो गया था। टीम लीडर ये सोचकर हैरान था कि आखिर एक बच्ची डंजन के अंदर क्या कर रही थी, इसलिए उसने उससे इसकी वजह बताने को कहा। ये देखते हुए कि वो हंटर नहीं थी, लड़की ने बताया कि किसी व्यक्ति ने उन्हें एक बेहद आकर्षक पार्ट टाइम काम का प्रस्ताव दिया था, जिसमें उन्हें बस डंजन के अंदर अपनी मौजूदगी छिपा कर रखनी थी। तभी स्कॉर्पियन वॉन्ग ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसने लड़की और उसके दोस्त को पहचान लिया था। वे बदनाम टूम रेडर्स थे। ये शब्द सुनकर महिला हंटर उलझन में पड़ गई। हमारे नायक की भी इस शब्द में दिलचस्पी जाग उठी। सी रैंक हंटर ने समझाया कि टूम रेडर्स उन लोगों को कहा जाता है जो गैर कानूनी तरीके से डंजन में घुसते हैं और उसके क्लियर होने के बाद वहां मौजूद इनाम और खजाने को चुरा लेते हैं। ये जानकर कि इतने छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर डंजन के अंदर जा रहे थे, बूढ़ा नायक स्तब्ध रह गया। तभी उस गुंडे ने बच्चों पर डंजन को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस डी रैंक डंजन में इतने शक्तिशाली राक्षसों के आने की वजह वही बच्चे थे। टीम लीडर ने कहा कि ये दोनों अलग अलग समस्याएं थीं, लेकिन वो आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा और उन्हें ही इन असामान्य घटनाओं का कारण बताने लगा। जब टूम रेडर्स के भाग्य के बारे में पूछा गया तो सी रैंक हंटर ने साफ कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए। ये सुनकर स्कॉर्पियन बॉस भड़क उठा। उसने कहा कि जब उनकी अपनी जान खतरे में थी तब उन्हें उन बच्चों को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लीडर के जवाब देने से पहले ही वॉक पिल सॉन्ग ने टूम रेडर्स की मदद करने का प्रस्ताव रख दिया। सूट पहने आदमी ने तुरंत चेतावनी दी कि ये जोखिम बहुत ज़्यादा था। फिर भी बच्चों को पीछे छोड़कर जाना किसी के लिए आसान नहीं था। इसलिए नायक ने कहा कि वो अकेला ही जाएगा ताकि डरे हुए हंटर को परेशानी में न पड़ना पड़े। वांग स्कॉर्पियन ने भी कहा कि वो उसके फैसले का विरोध नहीं करेगा। अगर वो अपनी मौत की ओर खुद चलकर जाना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोकेगा। इसके बाद युवा दिखने वाले नायक ने टीम लीडर से डंजन खाली करवाने और बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी खुद लेने को कहा। वाक पिल सॉन्ग ने जिस तरह अपने उन्नत कौशल का प्रदर्शन किया था और यहाँ तक कि सांप की कमजोर जगह भी पहचान ली थी, उसे देखकर टीम लीडर ने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। आखिरकार उसने नायक की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ब्लैक पिल सॉन्ग ने कहा कि वो घायल बच्चे को अपने साथ लेकर जाएगा। लड़की ने चिंतित नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या वो सच में उनकी मदद करेगा। नायक ने उसे आश्वस्त करते हुए मुस्कुराकर
बुलाकर कहा कि वो उन दोनों को जरूर बचाएगा। इसके बाद टीम लीडर ने बाकी लोगों को वहां से निकलने का आदेश दिया। जाते समय स्कॉर्पियन गैंग के लोग हमारे नायक का मजाक उड़ाने लगे कि वो खुद को बेवजह खतरे में झोंक रहा है, लेकिन लड़की उनके जैसा नहीं सोच रही थी। उल्टा उसे चिंता थी कि कहीं वो घायल ना हो जाए, भले ही वो इसके फैसले को एक बेवकूफ़ी भरा जुआ मानती थी। टीम लीडर के पास भी उनकी सीमित परिस्थितियों को देखते हुए इस फैसले को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही देर बाद उस गुफा के अंदर जहां घायल बच्चा छिपा हुआ था, वो अपने नियोक्ताओं के बारे में सोचने लगा। उन्होंने उनसे झूठ बोला था, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को ही दोष दे रहा था कि उसने उन बड़ों पर भरोसा क्यों किया। उस समय उस आदमी ने उन्हें समझाया था कि उसका प्रस्ताव बेहद फायदेमंद था। उन्हें बस एक कम जोखिम वाले व्यंजन के अंदर छिप कर रहना था और उसके क्लियर होने का इंतजार करना था, ताकि बाद में वहां के इनाम पर हाथ साफ कर सकें। फिर भी वो युवक पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ था। उस आदमी ने यहां तक कहा था कि वे सिर्फ छात्र थे, इसलिए कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा और ज्यादा से ज्यादा हल्की सी चेतावनी देकर छोड़ देगा। ये सुनकर युवक को लगा कि यही उसका सुनहरा मौका है, और आखिरकार उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। वर्तमान में लौटते हुए घायल बच्चा अपने दोस्त यानसू को लेकर चिंतित था। तभी उसे कुछ अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ। भयभीत लड़के ने तुरंत एक शाखा उठा ली, लेकिन जब उसे लगा कि अब सबसे बुरा होने वाला है, तो वहां पहुंचने वाला व्यक्ति इंसान निकला। आखिरकार गिलो की अपने साथी अनु से मुलाकात हो गई। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति गुफा के अंदर आया, जिससे लड़का हैरान रह गया। लड़की ने हमारे नायक का परिचय उस हंटर के रूप में कराया जो उनकी मदद करने आया था, लेकिन गिलो को इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि वो आदमी हंटर बनने के लिए बहुत छोटा दिखाई देता था। उसकी ये बात सुनते ही बूढ़े आदमी का गुस्सा भड़क उठा और उसने लड़के के सर पर हल्की सी चपत लगा दी। वॉकपिल सॉन्ग ने बदतमीज लड़के से कहा कि बच्चे का असली स्थान घर पर बैठकर पढ़ाई करना है, न कि किसी खतरनाक डंजन में घुसकर सामान बटोरना। तभी अंशु ने बताया कि उसका घर बाढ़ में बर्बाद हो गया था। इसी वजह से पैसों और रहने की जगह की सख्त जरूरत के चलते उसने ये काम स्वीकार किया था। ये सुनकर बूढ़ा आदमी उन नियोक्ताओं के कारनामों पर बुरी तरह नाराज हो गया। आखिर वे लोग मामूली से मुनाफे के लिए छोटे छोटे बच्चों की जान खतरे में डाल रहे थे। इसके बाद ग्वाकपिल सॉन्ग ने टूम रेडर से कहा कि वे उसके दल के साथ आकर मिल जाएं, लेकिन तभी एक विशाल बैंगनी सांप गुफा के अंदर घुस आया और उसने उन्हें ढूंढ लिया। बच्चों के चेहरे डर से सफ़ेद हो गए। घायल बच्चे को यकीन था कि वे किसी तरह उससे बचकर निकल सकते हैं, लेकिन वो खुद इतना घायल था कि भाग नहीं सकता था। इसलिए उसने उन दोनों से आग्रह किया कि वे उसे छोड़कर भाग जाएं। अंशु ने उसे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। तब ग्वाकपिल सॉन्ग ने दृढ़ता से कहा कि वो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेगा। लड़के ने हमारे नायक से आग्रह किया कि वो उसके दोस्त के साथ वहां से भाग जाए। बूढ़े आदमी ने उसकी कम उम्र के बावजूद उसके साहस की प्रशंसा की। ग्वाकपिल सॉन्ग ने कहा कि बच्चों की देखभाल करना बड़ों की जिम्मेदारी है, इसी कारण वो किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। इतना कहते ही वो विशाल राक्षस की ओर झपट पड़ा, जबकि दोनों बच्चे उसकी बहादुरी देखकर स्तब्ध रह गए। दूसरी ओर भागती हुई दली में वो गुंडा शिकायत करने लगा कि वे ऐसे डंजन में फंस गए हैं जहां वे ठीक से लड़ भी नहीं सकते। टीम लीडर ने उसे आश्वस्त करते हुए बताया कि बाहर निकलने का रास्ता ठीक आगे है। फिर वो ग्वाकपिल सॉन्ग के बारे में सोचने लगा और उसे चिंता होने लगी कि कहीं वो बच्चों को बचाने में मुश्किल में न पड़ जाए। इस संदेह ने उसे अपनी ही उस फैसले पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया जिसमें उसने हमारे नायक पर भरोसा किया था। तभी कैन शूमन ने आसपास के इलाके में गेट की तलाश शुरू कर दी। अचानक उसकी नज़र एक चौंकाने वाली चीज पर पड़ी। उसने तुरंत टीम लीडर को बुलाया, क्योंकि मामला गेट से जुड़ा हुआ था। डंजन का निकास धीरे धीरे गायब हो रहा था, जिससे वहां मौजूद सभी हंटर बुरी तरह हैरान रह गए। ये देखकर वांग स्कॉर्पियन ने पार्टी लीडर से तुरंत कोई योजना बनाने को कहा। किम तासजुन ने सोचना शुरू किया कि डंजन का प्रवेश द्वार 3 दिन पहले ही दिखाई दिया था, और उसका इस तरह गायब होना इस बात का संकेत था कि डंजन जल्द ही अस्थिर होने वाला है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होने में लगभग 7 दिन लगते हैं, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि फिलहाल वे सुरक्षित थे। इसी बीच पार्टी लीडर के मन में ये विचार आया कि शायद टूम रेडर्स ही इन असामान्य घटनाओं की असली वजह थे। तभी उसके साथियों ने उसे पुकारकर वर्तमान में वापस ले आए और योजना के बारे में पूछने लगे। किम जुन ने उन्हें समझाते हुए आश्वस्त किया कि डंजन के बंद होने के बाद उसका निकास फिर से दिखाई देगा, लेकिन स्कॉर्पियन बॉस को ये बात हास्यास्पद लगी। आखिर डी रैंक हंटर ऐसे डंजन को कैसे क्लियर कर सकते थे जो उनकी रैंक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। तभी किम चिलमुन को एहसास हुआ कि अगर वे असफल रहे तो वे हमेशा के लिए इसी डंजन में फंस जाएंगे। पार्टी लीडर ने आगे समझाया कि डंजन के बंद होते समय गेट दोबारा खुल जाएगा। ये बेहद जोखिम भरी योजना थी, लेकिन शायद उनके जिंदा बचने का यही एकमात्र रास्ता था। इसलिए उसने सभी को शांत रहने और स्थिति का ठीक से आकलन करने को कहा। तभी उस गुंडे की नज़र अचानक किसी चीज पर पड़ी। हंटरों ने खुद को विशाल सर्पों से घिरा हुआ पाया, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। जैसे ही पहला सर्प उनकी ओर झपटा, पार्टी लीडर ने सभी को तैयार रहने का आदेश दिया। किम तागान ने दुश्मनों की संख्या 5 गिनी और अनुमान लगाया कि अगर वे एक ठोस रणनीति के साथ उनके सिरों को निशाना बनाएं तो डी रैंक हंटर भी इन्हें हरा सकते हैं।
इसके बाद पार्टी लीडर ने सभी साथियों से उसकी मदद करने को कहा, जबकि स्कॉर्पियन वोंग को हालात और बिगड़ने का डर सताने लगा। तभी किम तासन विशाल राक्षसों की ओर दौड़ पड़ा। वो पहले सर्प के ऊपर छलांग लगाकर पहुंचा और तलवार के एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तभी दूसरे सांप ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके पास उस वार को रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसी समय एक हंटर ने उसकी मदद करने के लिए राक्षस पर आग का जादू फेंका, लेकिन किम तासन को भी उस हमले से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। हालांकि उस हमले ने राक्षस को और भड़का दिया और वो अपना निशाना बदलकर जादूगर की ओर मुड़ गया। तलवारबाज ने राक्षस से कहा कि ये लड़ाई उसके और उसके बीच है, और अगले ही पल उसने उसका सिर भी काट दिया। इस तरह दूसरा सांप भी ढेर हो गया। किम जुन ने बचे हुए 3 सर्पों को देखा। काम बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि यह संभव था। वोंग स्कॉर्पियन ने राहत की सांस ली, क्योंकि ये राक्षस देखने में जितने खतरनाक लग रहे थे, असल में उतने शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन तभी उसके पीछे एक विशाल 3 सिर वाला बैंगनी सांप दिखाई दिया। पूरी पार्टी के चेहरे पर डर छा गया। उन्हें लगा कि शायद यही डंगोन का अंतिम राक्षस था। टीम लीडर ने उसके अचानक प्रकट होने को डंगोन में हो रही असामान्य घटनाओं से जोड़कर देखा ही था कि तभी उस विशाल राक्षस ने अपनी शक्तिशाली पूंछ से हंटरों पर हमला कर दिया। स्कॉर्पियन बॉस खुद को राक्षस के ठीक सामने फंसा हुआ पाया, जबकि उसके गैंग के सदस्य उससे मदद की गुहार लगाने लगे। लेकिन अंत में उस गुंडे ने अपने साथी को वहीं छोड़कर भाग जाना ही बेहतर समझा। तभी धोखा खाया हुआ साथी राक्षस को अपनी ओर बढ़ते हुए देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे निगल पाता, अचानक एक प्रोजेक्टाइल ने राक्षस को आकर निशाना बनाया। ये हमला किसी और ने नहीं, बल्कि हंटर पार्क ने किया था। अब डंगोन का बॉस निशाना लड़की बन चुकी थी, लेकिन असल में उसने जानबूझकर खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया था, ताकि सी रैंक हंटर को हमला करने का मौका मिल सके। किम जुन ने इसी मौके का फायदा उठाकर राक्षस पर सीधा वार किया, और उसे लगा कि अब केवल 2 सिर बचे हैं। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। राक्षस पर लगाया गया ताज़ा घाव देखते ही देखते भरने लगा और उसकी जगह एक नया सिर उगाया। इस नज़ारे को देखकर किम जुन भी हैरान रह गया। राक्षस फिर से पूरी ताकत में लौट आया था। इससे किम जुन ने अनुमान लगाया कि शायद इस राक्षस की असली कमजोरी इसके सिर में ही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, 3 सिर वाले सांप की शक्तिशाली पूंछ ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। उसका शरीर दीवार से जा टकराया और उसके मुंह से खून निकल आया। मार्क्स वुमन ये देखकर स्तब्ध रह गई कि सी रैंक हंटर जमीन पर गिर चुका था। तभी उसकी आंखों में डर भर गया, क्योंकि डंगोन का बॉस अब उसे निशाना बना रहा था। वो घबराकर चीख उठी। ठीक उसी समय जब राक्षस उसे निगलने ही वाला था, किसी ने अचानक उसे पकड़ लिया और खतरे से दूर ले गया। उद्धारकर्ता उसे उठाकर तेजी से वहां से भागने लगा। जब उसने हंटर पार्क की हालत देखने के लिए उसकी ओर देखा, तो युवा लड़की अपने बचाने वाले को देखकर शर्मा गई। आखिरकार ग्वाक पिल्लोंग वहां पहुंचा और अपने मेहनती साथियों से कहा कि अब 3 सिर वाले इस भयानक राक्षस को संभालने की जिम्मेदारी उसे दे दें। हंटर पार्क हमारे नायक की ताकत देखकर प्रभावित थी। उसने पूछा कि क्या वो घायल तो नहीं हुई, लेकिन लड़की ने तुरंत इनकार कर दिया। तभी घायल टीम लीडर ने हमारे नायक को आवाज़ दी और टॉम रेडर्स के बारे में पूछा कि वे कहाँ हैं और वो उनके साथ क्यों नहीं था। ग्वाक पिल्लोंग ने बताया कि बच्चे सुरक्षित थे। इसके बाद उसने असली समस्या की ओर इशारा किया और कहा कि डंगोन जल्द ही बेकाबू होने वाला है, क्योंकि उसका बॉस अपनी सामान्य जगह छोड़कर बाहर आ चुका था और गेट भी गायब हो चुका था। किम जेहान ने युवा दिखने वाले नायक से माफ़ी मांगते हुए कहा कि इस सब की गलती उसी की थी, लेकिन नायक ने उसे आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं था, क्योंकि ये समस्या किसी सी रैंक पार्टी लीडर की क्षमता से कहीं बड़ी थी। ग्वाक पिल्लोंग ने भी उस युवा हंटर की मेहनत और शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की। इसके बाद नायक और राक्षस आमने सामने खड़े हो गए। नायक ने कहा कि अब लड़ने की उसकी बारी थी। इतना कहते ही ग्वाक पिल्लोंग राक्षस की ओर बिजली की गति से दौड़ पड़ा। वो उसके घातक जबड़ों से बाल बाल बचा और तुरंत एक वार में उसका सिर काट डाला। तभी सी रैंक हंटर ने उसे बताया कि डंगोन का बॉस अपने कटे हुए सिरों को दोबारा उगा सकता है। जब नायक ने ये अपनी आंखों से देखा, तो वो भी हैरान रह गया। ग्वाक पिल्लोंग ने उस आदमी को झिड़कते हुए कहा कि उसने इस परेशान करने वाली क्षमता के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर लड़की का बचा कुछा भरोसा भी टूट गया और वो निराशा में डूबने लगी। यहाँ तक कि टीम लीडर को भी लगने लगा कि शायद वे सब इसी डंगोन में मारे जाने वाले थे। तभी ग्वाक पिल्लोंग ने उनसे भरोसा बनाए रखने को कहा। उसे एक कहावत याद आई, हार मानने की बात तब आती है जब गोभी गिननी हो। उसकी ये अजीब सी कहावत सुनकर लड़की पूरी तरह हैरान रह गई और उसे ये बात बेहद मामूली लगी। टीम लीडर ने फिर भी युवा हंटर की बात से सहमति जताई और कहा कि उन्हें सकारात्मक रहना चाहिए तथा अंत तक लड़ते रहना चाहिए। किम जेहान ने घोषणा की कि वो हमारे नायक की मदद करेगा। नायक ने उसकी चोटों को देखते हुए उसे ज्यादा जोर न लगाने की सलाह दी, लेकिन टीम लीडर ने कहा कि नायक द्वारा ठीक किए जाने के बाद वो पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। लड़की के मन में अभी भी कुछ संदेह थे, फिर भी उसने उनकी मदद करने का फैसला किया।
ये देखकर हमारे नायक खुश हुआ और उसने अपने साथियों से कहा कि उम्मीद मत छोड़ो, अगर वे लगातार हमला करते रहे तो आखिरकार राक्षस की कमजोरी सामने आ ही जाएगी। इसके बाद ग्वाक पिल्लोंग ने अपने साथियों से उसका साथ देने को कहा और इस तरह दूसरी भिड़ंत शुरू हुई। बैंगनी बॉस ने हमला करने की तैयारी की, जिससे सभी हंटर सतर्क हो गए। तभी ग्वाक पिल्लोंग पर एक आग का भयंकर गोला आकर गिरा। नायक को आग की लपटों में घिरा देखकर सभी को लगा कि अब सबसे बुरा हो चुका है। लेकिन जैसे ही राक्षस के सिर से आग उगलना बंद हुआ, वाक पिल्लोंग उन्हीं लपटों के बीच से बाहर निकल आया और सीधे राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। उसने कहा कि ऐसी चालें उस पर काम नहीं करती और फिर से राक्षस पर टूट पड़ा। इसके बाद उसने लगातार कई सटीक वार किए और राक्षस के शरीर को टुकड़ों में काट डाला। वहां मौजूद अधउम्र का आदमी और सी रैंक लीडर दोनों ही ये देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये व्यक्ति वास्तव में डी रैंक हंटर था। उसकी युद्ध कुशलता तो एक सामान्य डी रैंक हंटर की क्षमता से कहीं आगे थी। लेकिन तभी हमारे नायक को कुछ अजीब महसूस हुआ। राक्षस अभी पूरी तरह मरा नहीं था, उसका शरीर फिर से जुड़ने लगा। ये पुनर्जनन नायक को बेहद परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस राक्षस को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। चट्टानों को देखते ही ग्वाक पिल्लोंग के दिमाग में एक योजना कौंधी। आखिरकार उसे पता चल गया कि उसे क्या करना है। वो छलांग लगाकर चट्टान की ऊंचाई पर पहुंच गया और पर्याप्त ऊंचाई हासिल करने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत एक जगह केंद्रित कर दी। फिर एक जोरदार वार से उसने एक विशाल चट्टान को 2 हिस्सों में काट दिया। गिरती हुई चट्टान का सीधा निशाना वही विशाल सांप था। अगले ही पल वो विशाल चट्टान राक्षस के ऊपर जा गिरी और डंगोन का बॉस हमेशा के लिए कुचल गया। वहां मौजूद सभी लोग इस नज़ारे को देखकर अविश्वास में खड़े रह गए। तभी अचानक हंटर पार्टी को सिस्टम की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ। सिस्टम ने घोषणा की कि डंजन सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया गया है। हंटर पार्क को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस चमत्कारिक जीत से वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। टीम लीडर ने राहत की सांस ली, क्योंकि हमारे नायक के हस्तक्षेप की वजह से उनका दल एक भयानक अंत से बच गया था। तभी डंजन का गेट भी दोबारा प्रकट हो गया। वॉक पिल्लोंग ने अपने दल की ओर देखा और पूछा कि क्या उनमें से कोई घायल हुआ है। सी रैंक हंटर ने पुष्टि की कि नायक की वजह से वे सभी सुरक्षित बच गए थे और मन ही मन सोचने लगा कि ये युवा दिखने वाला व्यक्ति किसी अनुभवी प्रोफेशनल हंटर जैसा आभास देता है। उस प्रतिभाशाली युवक की प्रशंसा करते हुए ही वो सोच रहा था कि तभी नायक ने कहा कि अब उन्हें घर लौटना चाहिए। उसी दिन बाद में ब्लू स्काई हंटर गिल्ड में इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि एक मामूली डी रैंक शुरुआती हंटर ने अपनी रैंक से ऊपर के डंजन को क्लियर कर दिया था। ये रिपोर्ट सी रैंक हंटर किम तागुन ने पेश की थी। उसने दृढ़ता से कहा कि उसने जो कुछ लिखा था उसमें जरा भी झूठ नहीं था और ब्लू स्काई को उस युवा प्रतिभा को अपने दल में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत असाधारण थी। लेकिन वो अपनी बात समझाता रहा, तभी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि मान भी लिया जाए कि वो डंजन सी रैंक से ऊपर का था, फिर भी इतनी असाधारण प्रतिभा अब तक किसी की नज़रों से छिपी कैसे रह सकती थी। किम तागुन ने अपने तर्क का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला व्यक्ति किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं था। उसने साफ कह दिया कि वो इस रिपोर्ट को ऐसे मानेगा जैसे ये कभी लिखी ही नहीं गई। सी रैंक हंटर के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। छोटी सी बैठक खत्म होने के बाद उस आदमी ने एक गहरी सांस ली, फिर दोबारा गहरी सांस लेकर राहत की लंबी सांस छोड़ी। तभी एस रैंक हंटर ने छिपे हुए व्यक्ति से बाहर आने को कहा। वॉक पिल्लोंग ने पूछा कि क्या पार्टी लीडर वहां से जा चुका है। पाक डाबिन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उसके झूठ ने शायद पार्टी लीडर को वहां से दूर कर दिया होगा। एस रैंक हंटर ने कहा कि नायक द्वारा मचाया गया ये पूरा हंगामा निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। लेकिन वॉक पिल्लोंग ने जवाब दिया कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ उन बच्चों की जान बचाने के लिए दोबारा उनके साथ जुड़ा था, जिनकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहती थी। एस रैंक हंटर अभी भी इस बात को लेकर उलझन में था। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वो रिपोर्ट वास्तव में सही थी। वॉक पिल्लोंग ने इसकी पुष्टि की और कहा कि एसोसिएशन को उसकी रैंकिंग की गलतियों के बारे में पहले से पता होना चाहिए था। इस मामले पर उनकी चुप्पी ही इसका सबसे बड़ा सबूत थी। फिर उसने कहा कि ये समस्या अकेली नहीं थी। उसकी ये बात सुनकर लंबा आदमी और भी उत्सुक हो गया। एस रैंक हंटर तब पूरी तरह स्तब्ध रह गया जब नायक ने अनुमान लगाया कि शायद एसोसिएशन ही उन लोगों के पीछे का असली कठपुतली संचालक था, जो बच्चों को टॉम रीडर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। अभी भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था, इसलिए उसने नायक से उसके स्रोत के बारे में पूछा। तब बूढ़े आदमी ने खुलासा किया कि उसने हाल ही में टॉम रीडर्स के ठिकाने पर हमला किया था। ये सुनकर पाक डाबिन झंझला उठा।
उसने कहा कि ऊपर बैठे अधिकारी अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और प्रभाव उनकी ताकत तथा डर पैदा करने वाली मौजूदगी पर टिके हुए थे। वॉक पिल्सोंग को लगा कि उनका इतना अहंकारी रवैया होना पूरी तरह संभव था। फिर बूढ़े आदमी ने उस युवा हंटर से पूछा कि क्या वो एसोसिएशन के अपराधों के बारे में चुप रहेगा। इसके जवाब में एस रैंक हंटर ने समझाया कि उनके पास कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। उसने चेतावनी दी कि अगर वे ऐसे खतरनाक दुश्मन से भिड़ें तो स्थिति उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है। उसे अपने गुरु की वो सीख भी याद थी जिसमें हमेशा सावधानी बरतने की बात कही जाती थी। इसके बाद नायक ने डंजन रेड्स के पुराने रिकॉर्ड देखने का सुझाव दिया, लेकिन जब उस आदमी ने कहा कि ऐसा करना संभव नहीं था तो वो तुरंत उत्सुक हो गया। पाक डाबिन ने बूढ़े आदमी को याद दिलाया कि आधिकारिक तौर पर उसकी रैंक डी रैंक थी और डंजन के रिकॉर्ड केवल सी रैंक या उससे ऊपर के हंटर ही देख सकते थे। वॉक पिल्सोंग को अपनी गुप्त पहचान बनाए रखना बेहद थका देने वाला लगा, लेकिन एस रैंक हंटर को इसमें एक बेहतरीन मौका दिखाई दिया। उसने नायक की ओर एक कागज बढ़ा दिया। जैसे ही युवा दिखने वाले आदमी ने उसे पढ़ा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अगले दिन हंटर एसोसिएशन की इमारत के अंदर एक लंबी कतार लगी हुई थी। वहां मौजूद अधिकारी ने प्रमोशन परीक्षा देने वाले सभी लोगों को शांतिपूर्वक लाइन में लगने का निर्देश दिया। प्रतियोगियों के बीच पाक जी वान भी खड़ी थी। वो काफी घबराई हुई थी, क्योंकि ये उसकी पहली प्रमोशन परीक्षा थी और उसे खुद पर अपनी सफलता पर भरोसा नहीं था। फिर भी उसे लगता था कि ये अनुभव उसके लिए बेकार नहीं जाएगा। तभी लड़की सोचने लगी कि क्या हमारा नायक भी ये परीक्षा देने आएगा। उसके मन में दोनों के बीच किसी खास रिश्ते की कल्पना तक आने लगी, लेकिन तुरंत उसने अपने विचारों को बेतुका समझकर खारिज कर दिया। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और वहां मौजूद हंटरों की भारी भीड़ के बारे में टिप्पणी करने लगा। पाक जीवान ने लाइन तोड़कर आगे आने वाले उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा कि वो उसके आगे क्यों घुसा है। इस पर हंटर उसकी ओर मुड़ा और उसने अपनी रैंक का संकेत दिखाया। लड़की ये देखकर चौंक गई। लाल रंग का बैच देखकर उसे पता चला कि वो बी रैंक हंटर था। आदमी ने फिर उसकी हरी कलाई पट्टी की ओर इशारा किया। नाराज मार्क्स वुमेन ने कहा कि सिर्फ ऊंची रैंक होने का मतलब ये नहीं कि उसे लाइन तोड़ने का अधिकार मिल गया। बी रैंक हंटर ने जवाब दिया कि उनके पेशे में ताकत ही सब कुछ तय करती है। उसके अनुसार यही ऐसी वास्तविकता थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। तभी उसकी नज़र हंटर पाक पर पड़ी और उसने कहा कि वो उसे पसंद आ गई है। लड़की उसकी बात सुनकर उलझन में पड़ गई। आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और लाल बैज वाला हंटर हरी पट्टी वाली लड़की से पूछने लगा कि क्या वो इस समय किसी के साथ डेट कर रही है। तभी अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। बूढ़े आदमी ने सख्त जबान में पूछा कि इतनी भीड़-भाड़ वाली जगह पर वो आखिर ये तमाशा क्यों कर रहा था। लड़की हमारे नायक को एक बार फिर इस तरह की परिस्थिति में देखकर हैरान रह गई। ये देखकर बी रैंक हंटर ने गलतफहमी पाल ली कि शायद वो दोनों पहले से डेट कर रहे थे। वॉक पिल्सोंग खुद भी इस बात से उलझन में पड़ गया, जबकि मार्क्स वुमन ने तुरंत इस दावे से इनकार कर दिया। तभी उस आदमी की नज़र हमारे नायक की हरी कलाई पट्टी पर पड़ी। उसने अपनी ताकत का रौब दिखाने के लिए नायक से पूछा कि क्या उसने उसका लाल बैज नहीं देखा। हमारे नायक ने शांत भाव से कहा कि उसे उसकी रैंक के बारे में पता था। ये बात बी रैंक हंटर को और भड़का गई। इतनी रैंक का अंतर होने के बावजूद ये युवा दिखने वाला आदमी उसके सामने खड़े होकर उसका विरोध करने की हिम्मत कर रहा था। हंटर ने अपनी कलाई छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वॉक पिल्सोंग उसे सिर्फ एक हाथ से जकड़े हुए था और वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। इससे उसके मन में संदेह पैदा हो गया कि क्या ये आदमी वास्तव में डी रैंक हंटर भी था या नहीं। तभी किसी ने बाकांग हुक से इस तमाशे को बंद करने के लिए कहा। बी रैंक हंटर तुरंत उस व्यक्ति पर चिल्लाने लगा जो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पता चला कि वो सुरक्षा गार्ड था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे जबरदस्ती बाहर ले जाते हुए बाकांग हुक से कहा कि वो और हंगामा ना करे। जाते जाते बी रैंक हंटर ने धमकी दी कि वो उनके चेहरों को कभी नहीं भूलेगा। बूढ़े आदमी की नज़र में वो पूरी तरह मस्खरा बन चुका था। हंटर पाक ने हमारे नायक को धन्यवाद दिया। इसके जवाब में उसने उससे पूछा कि क्या वो उसे बचाने के बदले प्रमोशन परीक्षा पास करने की कोशिश करेगी। लड़की ने पुष्टि की कि वो परीक्षा में हिस्सा लेगी। प्रमोशन परीक्षाएं बहुत दुर्लभ होती थीं और उन्हें आजमाना निश्चित रूप से फायदेमंद था, लेकिन लड़की ने खुद ही मान लिया था कि शायद उसमें परीक्षा पास करने की क्षमता नहीं है। तभी बूढ़े आदमी ने हन्ना के कंधे पर हाथ रखा। वॉक पिल्सोंग ने मार्क्स वुमन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो ठीक करेगी, बस उसे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार ही प्रयास करना चाहिए। लड़की ने ये सलाह सुनी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा।
आमतौर पर उसे अपने से कम उम्र के लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वॉक पिल्सोंग उसे किसी परिपक्व वयस्क की तरह महसूस होता था। इसी वजह से नायक ने उसे एक तोहफा देने का फैसला किया। लड़की की हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि वो योकन था, एक मशहूर एशियाई मिठाई जिसे खास उम्र के लोग काफ़ी पसंद करते थे। असल में नायक ने वो मिठाई खुद खाने के लिए रखी थी, लेकिन अब उसने उसे लड़की को देने का फैसला कर लिया था। वॉक पिल्सोंग के अनुसार कुछ मीठा खाने से उसकी घबराहट कम हो सकती थी। इतना कहकर नायक वहां से जाने लगा और उसे परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। लड़की ने उस अनपेक्षित तोहफे को देखते हुए अजीब सा मुंह बनाया और कहा कि इसका स्वाद कुछ अजीब है। योकन का एक टुकड़ा खाते हुए उसने मजाक में कहा कि नायक की पसंद किसी बूढ़े आदमी जैसी है। उसी समय पास की बालकनी पर खड़ी रहस्यमयी महिला निराश नजर आ रही थी। उसे अफसोस था कि अगर नायक और उस बी रैंक हंटर के बीच लड़ाई हो जाती तो कितना शानदार मुकाबला होता। फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि दोनों की मुलाकात दोबारा जरूर होगी। दूसरी ओर बी रैंक हंटर गुस्से और हताशा से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक डी रैंक हंटर के अंदर इतनी अमानवीय ताकत आखिर आई कहां से। तभी सी रैंक हंटर किमॉन जुन ने अपना परिचय डी रैंक प्रमोशन परीक्षा के परीक्षक के रूप में दिया। उसने उम्मीदवारों को बताया कि इस सत्र का उद्देश्य उन्हें परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के बारे में जरूरी जानकारी देना था। इसके बाद किमॉन जुन ने समझाना शुरू किया, परीक्षा के पहले चरण में डी रैंक हंटरों के बीच एक एक करके आमने सामने की लड़ाइयां होंगी। जो अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देगा या उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देगा वही विजेता माना जाएगा। अगर लड़ाई के दौरान कोई खतरनाक स्थिति पैदा हुई तो परीक्षक तुरंत हस्तक्षेप करके परीक्षा को सुरक्षित रखेगा। सी रैंक हंटर ने आगे बताया कि इस चरण के विजेता का उसके इच्छित रैंक के एक सुपरवाइजर के साथ मुकाबला होगा और उसी लड़ाई के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये सुनकर हंटरों को समझ आया कि अगर वे शुरुआती स्पैरिंग मैच में हार गए या सुपरवाइजर को हरा नहीं पाए तो उनकी परीक्षा असफल मानी जाएगी। लेकिन किमॉन जुन में उन्हें राहत देते हुए बताया कि अगर सुपरवाइजर को उनके कौशल में उस रैंक के योग्य क्षमता दिखाई देती है तो लड़ाई के नतीजे के बावजूद उन्हें पास किया जा सकता है। अंत में उसने सभी को शुभकामनाएं दी। ये सुनते ही भीड़ में खड़ा एक लंबा आदमी उत्साह से कांपने लगा। वोंग स्कॉर्पियन आखिरकार सी रैंक तक पहुंचने का मौका पाकर बेहद खुश था। अपनी पिछली रेड के बाद उसकी जादुई शक्ति रहस्यमयी तरीके से कई गुना बढ़ गई थी, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वो ज्यादातर सी रैंक हंटरों का मुकाबला कर सकता है। इस शक्ति के लिए उसके मन में हमारे नायक के प्रति कृतज्ञता थी, क्योंकि पिछली डंजन रेड के दौरान नायक की असाधारण ताकत के कारण ही उसे यह बढ़ावा मिला था। उसे लग रहा था कि अब उसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा प्रमोशन आखिरकार मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा उसका चेहरा अवाक रह गया। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वही प्रतिभाशाली युवक खड़ा था जिसने उसे देखकर खुशी खुशी अभिवादन किया। वॉक पिल्सोंग ने स्कॉर्पियन से कहा कि उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आए। ये सुनते ही आदमी को तुरंत एहसास हो गया कि इस मुकाबले में जीतना असंभव था। कुछ देर बाद मार्क्सवुमन की स्पैरिंग शुरू हुई। उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही लगभग थक चुका था। ये देखकर उसने अपना धनुष उठाया और अपनी विंड एरो स्किल का इस्तेमाल किया। सामने वाला हंटर डर से कांप उठा। उसने तीर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के सामने वो बेबस था और तीर के प्रभाव से हवा में उड़ता हुआ जा गिरा। इस तरह वो युवा हंटर कुछ ही पल में हार गया और पार्क जी ह्योन विजेता घोषित हो गई। खुद की जीत देखकर लड़की भी हैरान रह गई। मार्क्सवुमन के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर उसकी शक्ति अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई थी। तभी वॉक पिल्सोंग उसके पास आया। हंटर पार्क ने उससे पूछा कि क्या वो भी अपना मुकाबला जीत चुका है, और नायक ने इसकी पुष्टि कर दी। परीक्षक ने उसके प्रतिद्वंद्वी को स्पैरिंग क्षेत्र से बाहर जाने का निर्देश दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़की ने बताया कि उसे यह पूरी स्थिति बहुत अजीब लग रही थी। उसकी बात ने हमारे नायक की जिज्ञासा बढ़ा दी। लड़की ने समझाया कि उसकी जादुई शक्ति अचानक और बेहद तेजी से बढ़ गई थी, जैसे वो रातों रात कई गुना बढ़ गई हो। नायक ने उसे समझाया कि उसकी इस अचानक बढ़ी हुई शक्ति की वजह पिछली डंजन रेड थी, जो डी रैंक से कहीं ऊपर की थी। हालांकि लड़की को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया। तब वॉक पिल्सोंग ने उसे बताया कि डंजन के अंदर राक्षसों को मारने से हंटर उनके मैजिक स्टोन और जादुई शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि डंजन की रैंक जितनी ऊंची होगी, वहां से मिलने वाली जादुई शक्ति उतनी ही अधिक होगी और मैजिक स्टोन भी उतने ही शुद्ध होंगे। ये सुनकर लड़की की आंखें उत्साह से चमक उठीं। इसका मतलब ये था कि अगर वो ज्यादा कठिन डंजन को क्लियर करती रही तो वो तेजी से ऊंची रैंक तक पहुंच सकती थी। लेकिन तभी हमारे नायक ने गुस्से में उसे वास्तविकता का एहसास कराया। उसने नाराज होकर कहा कि निचली रैंक के हंटरों के पास ज्यादा शक्तिशाली डंजन में जीवित रहने का लगभग कोई मौका नहीं होता, और पिछली रेड में बिना किसी की जान गंवाए उनका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने लड़की को डांटते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी हंटर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है।
नायक की लगातार डांट सुनते हुए हंटर पार्क, जो अब तक मानती थी कि वो उससे उम्र में बड़ा है, अचानक खुद को ऐसा महसूस करने लगी जैसे वो किसी बूढ़े आदमी की डांट सुन रही हो। तभी एक महिला उनके पास आई और तेज आवाज सुनकर पूछने लगी कि यहाँ इतना शोर किस बात का है। उसने तुरंत गलतफहमी पाल ली कि शायद दोनों प्रेमी प्रेमिका की तरह झगड़ रहे थे। पार्क जी ह्योन इस गलतफहमी से अंदर ही अंदर खुश हो गई, लेकिन नायक ने गंभीरता से कहा कि ये कोई प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा नहीं था, बल्कि एक मूर्ख बच्चे को डांटा जा रहा था। ये सुनकर मार्कसवुमन का चेहरा उतर गया। नायक ने उस परेशानी के लिए महिला से माफी मांगी, लेकिन वो महिला नायक को देखकर मनोरंजन महसूस कर रही थी और अचानक उसे पहचान गई। वो वॉक पिल सॉन्ग था। ये सुनकर नायक खुद चौंक गया। तभी भीड़ में मौजूद हंटरों ने भी उस महिला को पहचान लिया। वो कोई साधारण हंटर नहीं, बल्कि एस रैंक हंटर यू थी। लोग हैरान होकर सोचने लगे कि वो यहाँ आखिर आई क्यों थी। महिला को भी याद आया कि उसने अभी तक अपना परिचय नायक से नहीं कराया था। उसने बताया कि इसी परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी उसी की थी। ये सुनकर ग्वॉक पिलसोंग को तुरंत समझ आ गया कि वो एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी। उसने पूछा कि क्या उसे उससे कोई काम था। यूनयोंग ने बताया कि इन दिनों एक अफवाह तेजी से फैल रही थी कि एक डी रैंक शुरुआती हंटर ने अकेले ही एक डंजन को क्लियर कर दिया था। यह सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग आपस में अनुमान लगाने लगे कि क्या ये अफवाह ग्वॉक पिलसोंग के बारे में थी, और अगर थी तो क्या ये सच थी या झूठ। हमारे नायक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो किसी भी तरह लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था। इसलिए एस रैंक हंटर से सीधे पूछ लिया कि क्या वो खास तौर पर उससे मिलने आई थी। लेकिन यूनयोंग ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने उसे सीधे बी रैंक तक प्रमोशन पाने का मौका दे दिया। उसने कहा कि अगर डंजन वाली अफवाह सच थी तो उसका प्रस्ताव निश्चित रूप से उसे आकर्षक लगना चाहिए। लेकिन हमारे उदासीन नायक ने बिना ज्यादा सोचे प्रस्ताव ठुकरा दिया। तभी उत्साह से भरी मार्कसवुमन ने उसकी ओर से तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और इस तरह हंटर पार्क ने खुद आगे बढ़कर उसके खिलाफ मुकाबला करने की इच्छा जाहिर कर दी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।